नमस्कार दोस्तों, अपनी कहानी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कहानी सेरियोजा आपको सुना रहे हैं। ये है उसका दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा सेरियोजा जो एक छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ रहता है, उसकी क्या आदतें हैं और उसके घर में कितने लोग हैं, उसके बारे में हमने जाना। अभी इसका दूसरा भाग है ज़िंदगी की मुश्किलें। इसमें सेरियोजा के बारे में हम और चीज़ें जानेंगे। तो ये दूसरा भाग इस तरह से है। ये उसने अच्छा किया जो पूछ लिया, वरना क्या हर चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। सेरियोजा को अच्छा ही लगता, मगर ध्यान ही तो बस नहीं होता ना। चारों ओर इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया ठसाठस भरी है चीज़ों से। दीजिए हर चीज़ पर ध्यान। करीब करीब सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। दरवाजे, उफ़ कितने ऊंचे ऊंचे लोग, लगभग उतने ही ऊंचे हैं जितने दरवाजे। लॉरी की तो बात ही मत करो, कंबाइन की भी, इंजन की भी, जो ऐसी सीटी बजाता है कि बस उसकी सीटी को छोड़कर कुछ और सुनाई नहीं देता। आमतौर से ये सब इतना ख़तरनाक नहीं है। लोग सेरियोजा से अच्छी तरह पेश आते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए झुक जाते हैं और कभी भी अपने भारी भरकम पैरों से उसके पैर नहीं कुचलते। लॉरी और कंबाइन भी ख़तरनाक नहीं है, अगर उनका रास्ता न काटो तो। इंजन तो दूर है, स्टेशन पर जहां सेरियोजा 2 बार तिमोथिन के साथ गया था। मगर आंगन में एक जंगली जानवर घूमता रहता है। उसकी गोल गोल शक भरी निशाना साधती आँख, तेज तेज सांस लेता थैली जैसा भारी भरकम गला, पहिए जैसा सीना और फौलादी चोंच है। वह जानवर रुक जाता है और अपने कंटीले पैर से ज़मीन कुरेदता है। जब वह गर्दन तान लेता है तो सेरियोजा जितना ऊंचा हो जाता है, और वह सेरियोजा को भी उसी तरह चोंच मार सकता है जैसे पड़ोस के जवान मुर्गे को मारी थी, तो जो बेवकूफ़ी से उड़कर आंगन में आ गया था। सेरियोजा इस खून के प्यासे जानवर की बगल से निकल जाता है, ऐसा दिखाते हुए कि उसे देख ही नहीं रहा है। मगर जानवर अपनी लाल कलगी को तिरछा करते हुए गले से कुछ धमकी भरी बात कहता है। उसकी सतर्क दुष्ट नज़र सेरियोजा का पीछा करती है। मुर्गे चोंच मारते हैं, बिल्लियां खरोंचती हैं, बिच्छू बूटी से खुजली और जलन होती है, लड़के लड़ते हैं, जब गिरते तो ज़मीन घुटने की खाल खींच लेती है और सेरियोजा का बदन ढक जाता है। खरोंचों से, चोटों से, ज़ख्मों से हर रोज़ कहीं ना कहीं खून निकलता ही है। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वास्का फेंसिंग पर चढ़ गया, मगर जब सेरियोजा चढ़ने लगा तो उसका हाथ छूट गया और चोट लग गई। लीदा के गार्डन में गड्ढा खोदा था। सारे बच्चे कूद कूद कर गड्ढा फांदने लगे और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मगर जब सेरियोजा कूदने लगा तो गड्ढे में गिर गया, पैर फूल गया और दर्द करने लगा। सेरियोजा को पलंग पर लेटना पड़ा। मुश्किल से वह उठने के काबिल हुआ। जब उठ पाया तो गेंद खेलने के लिए आंगन में पहुंचा, मगर गेंद ही उड़कर छत पर चली गई और वहां पाइप के पीछे तब तक पड़ी रही जब तक वास्का ने आकर उसे ढूंढ नहीं निकाला। एक बार तो सेरियोजा डूब ही गया था। लुकियानिच अपनी नाव में उन्हें नदी पर घुमाने ले गया था। सेरियोजा को, वास्का को, फीमा को और एक जान पहचान वाली लड़की नादिया को। लुकियानिच की नाव बकवास ही निकली। जैसे ही बच्चे ज़रा सा हिले डुले, वह गोता खा गई और वे सब के सब लुकियानिच को छोड़कर पानी में गिर पड़े। पानी भयानक ठंडा था। वह फौरन सेरियोजा की नाक में, मुंह में, कान में घुस गया। वह चिल्ला भी नहीं सका, पेट में भी घुस गया। सेरियोजा पूरा गीला हो गया, भारी हो गया, जैसे कोई उसे नीचे पानी में खींच रहा हो। उसे इतना डर लगा जितना पहले कभी नहीं लगा था, और अंधेरा था और ये काफ़ी देर तक चलता रहा। अचानक उसे ऊपर खींच लिया गया। उसने आंखें खोली। चेहरे के बिल्कुल पास नदी बह रही थी। किनारा दिखाई दे रहा था और धूप में सब कुछ चमक रहा था।
सिर्योजा के भीतर जो पानी भरा था वह बाहर निकल रहा था। वह हवा भीतर खींच रहा था। किनारा नज़दीक आता गया और सिर्योजा हाथों पैरों पर सख्त बालू में खड़ा था, ठंड और डर से कँपकँपाते हुए। ये वास्या के दिमाग में आया कि उसे बालों से पकड़कर खींच ले, और अगर सिर्योजा के बाल लंबे ना होते तो क्या होता। फीमा खुद तैरकर बाहर आ गई, उसे तैरना आता है। नादिया भी करीब करीब डूब ही गई थी। उसे लुक्यानिच ने बचाया, और जब लुक्यानिच नादिया को बचाने में लगा था तब तक नाव बह गई। सोवियत फार्म की औरतों ने नाव पकड़ी और लुक्यानिच को ऑफिस में फ़ोन पर बताया कि वह उसे ले जाए। मगर अब लुक्यानिच कभी भी बच्चों को नाव पर नहीं ले जाता। वह कहता है, मुझ पर लानत लगे जो मैं फिर कभी तुम लोगों के साथ जाऊं। दिन भर में जो कुछ भी देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, उससे सिर्योजा बेहद थक जाता है। शाम होते होते वह पस्त हो जाता है। उसकी ज़ुबान मुश्किल से घूमती है, आंखें घूमने लगती हैं। पंछियों की आंखों के समान उसके हाथ पैर धुलाए जाते हैं, कमीज़ बदली जाती है। वह खुद कुछ भी नहीं करता। उसकी चाबी ख़त्म हो चुकी है, जैसे घड़ी की चाबी ख़त्म हो जाती है। वह सो जाता है, भूरे बालों वाला सिर आराम से तकिए में डाले, दुबले पतले हाथ फैलाए, एक पैर लंबा खींचे, दूसरा घुटने पर मोड़े, जैसे किसी गोल सीढ़ी पर चढ़ रहा हो। हल्के पतले बाल दो लहरों में बटे हुए भवों की कमानों के ऊपर उभरे उसके माथे को खोल रहे हैं। बड़ी बड़ी पलकें घनी बरौनियों की झालर वाले कस कस कर बंद हैं। मुंह बीच में से खुला हुआ है, किनारों पर नींद के कारण चिपका हुआ, और वह हौले हौले सांस लेता है, बेआवाज़ फूल की तरह। वह सो रहा है, और चाहे ढोल भी बजाओ, तोप के गोले भी दागो, सिर्योजा नहीं उठेगा। वह ताकत बटोर रहा है आगे जीने के लिए।